हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जो इनकरेजिंग रिस्पांस है उससे हौसला मिलता है। मुझे खुशी है कि मैं अपने माशाल्लाह बाशऊर पढ़े लिखे बिज़नेस सेक्टर के लोग हों, अवामुन्नास हों, सियासत के शोबे से हों, बैंकिंग इंश्योरेंस से हों, उनको मेरी वीलॉग्स पहुंच रहे हैं और इनकरेजमेंट का, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज गुफ्तगू है हमारी पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI आपने नाम सुना होगा, यानी बराह रास्त जो यानी आता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से, उसके बारे में। आज से कोई 8-9 साल पहले UK की एक कंपनी यानी इंग्लैंड से, उसने पाकिस्तान में चाहा कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल काम किया जाए। $500 मिलियन लगा लीजिए कितना बनता है, 150 अरब रुपये के करीब, 150 अरब के करीब समझ लीजिए, 140 अरब समझ लीजिए। पाकिस्तान एक एक पैसे को तरस रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है गैर यकीनी अब वगैरह वगैरह। इसी सूरत हाल को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी खुसूसी सरमायाकारी की फैसिलिटेट करना यानी रास्ता बनाना उनके लिए पाकिस्तान में, उसकी काउंसिल बनाई। कई बार उसकी मीटिंग्स की शहबाज शरीफ के साथ भी और अब भी की हैं गुज़श्ता एक महीने में भी। और पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश भी की गई, आ भी जाएगा इन्वेस्टमेंट। अभी मस्क वालों ने किया, जैसे कि मैरी टाइम अफेयर्स में कैसर अहमद शेख मिनिस्टर ने हमें बताया था लास्ट मंथ, और कल ये एग्रीमेंट हो गया है इस्लामाबाद में, खुशी की बात है। तो UK की एक कंपनी ने एक कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश की जिसका नाम है एशियन प्रेशियस मिनरल्स लिमिटेड, APML। इसको सियासी APML मत समझिएगा, ये APML है, एशियन प्रेशियस मिनरल्स लिमिटेड। और तकरीबन अब तक ये 16 मिलियन, 1 करोड़ 60 लाख डॉलर के करीब खर्च कर चुके हैं। नतीजा क्या है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने चकवाल में लगने वाले सीमेंट के इस प्लांट को रोक दिया है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने, जिसकी क़यादत इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता वहाँ पर होना चाहिए था, रोक दिया गया है। और $500 मिलियन के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट लाना था। और पाकिस्तान में जो इनके नुमाइंदे जो हैं साहब इम्तियाज़ लोधी साहब, जो PICC के हेड रह चुके हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने हेड किया है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया है पाकिस्तान की, वो इसको लीड कर रहे थे और कर रहे हैं। नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने एक नेगेटिव एरिया क्रिएट कर दिया चकवाल में कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती, इसका जवाब तो मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा को पता होगा, या फिर जनरल आसिम मुनीर इसमें मुदाखलत करें और देखें कि ये जो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इसको किस तरह फैसिलिटेट कर सकती है ताकि बाहर सिग्नल अच्छे जाएं। ये कोई अच्छे सिग्नल नहीं जा रहे पाकिस्तान के बारे में, अशारिये सही नहीं जा रहे, सिग्नल सही नहीं जा रहे, इंडिकेटर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से। उनका कुछ नहीं जाता, पाकिस्तान मेरा और आपका है, उनका भी है, लेकिन वो इतना कमा के बैठे हुए हैं, उनको इतने पर्क्स एंड बेनिफिट भेजे ना उनको बॉर्डर के ऊपर जाकर देखें कि किस तरह से फौजी जवान, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये पुलिस अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। माओं के बेटे अपनी जानें दे रहे हैं और गैर मुल्की दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड बाई इंडिया एंड को स्पॉन्सर्ड बाई इनडायरेक्टली बाई अफ़गानिस्तान। दुख की बात है कि पाकिस्तान जो है इतने मसाइल में घिरा हुआ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था $50 करोड़ का, $500 मिलियन का, एक एक लाख डॉलर, एक करोड़ डॉलर पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती है। और अगर चकवाल के डिस्ट्रिक्ट में अगर ये सीमेंट प्लांट लग जाता तो ऑब्वियसली वहाँ पे हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को कारोबार और मौक़े और रोज़गार के मौक़े मिलते, कारोबार के मौक़े मिलते। ऐसा नहीं हुआ। तो नतीजा ये निकला है कि इनकी ब्यूरोक्रेसी की हर धर्मे की वजह से उन्होंने फिर एरिया नेगेटिव कर दिया, यानी मनफी एरिया की एक लिस्ट बना दी। जैसे किसी ज़माने में जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में
मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नेगेटिव लिस्ट बना दी गई थी कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में कि यहाँ पानी नहीं होता है, लिहाजा प्रोसेसिंग और मार्बल के यूनिट्स को डिस्करेज किया जाए जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। ये है वो ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट, अफसरशाही का इंटरेस्ट पाकिस्तान के लिए दुख की बात है। इसमें मुदाखलत फौरी तौर पर करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर जो उनकी भतीजी साहिबा हैं, नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं, और फिर जनरल आसिम मुनीर को, और इसको ले जाएं फौरी तौर पर अपने एजेंडा में और कमिंग मीटिंग में SIFC इसको एड्रेस करें ताकि सिग्नल्स बाहर बहुत अच्छे जाएं कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन फील्ड मौजूद है और ये जो माजी में होता रहा है इसको, इस मिथ को, इस रुकावट को तोड़ दिया गया है। और फिर इन्वेस्टिगेट करें, कहीं ऐसा ना हो कि रिको डिक की तरह जिसमें 11 अरब डॉलर का आपको इंटरनेशनल यानी सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, बैनुल-अक़वामी सेंटर, मरकज़ जो कि इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट को एड्रेस करता है, और उन्होंने 11 अरब की आपको डिग्री दे दी आपके ख़िलाफ़, और फिर पाकिस्तान को मजबूरन बैठकर रिको डिक के स्पॉन्सर से बात करनी पड़ी और दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स दरमियान में आए। तो अब भी पता नहीं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, मेरा जाना नहीं हुआ वहाँ पर उस इलाक़े में, वहाँ की डिटेल्स इस्लामाबाद में या कोयटा में मौजूद होंगी। लेकिन जब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ने 11 अरब डॉलर, 11.5 अरब यानी 11.5 अरब डॉलर, पाकिस्तान के पास तो फ़ॉरेन एक्सचेंज ही इतना है, फ़ॉरेन एक्सचेंज ही इतना है 2 महीने का जनाब, इतना एक ही वक्त में अगर वो सेंटर को प्रेशर डालता पाकिस्तान को, ज़ाहिर देना पड़ता है इनको। इसी तरह से ईरान के साथ मामला है कि गैस पाइपलाइन पे आप अमेरिका के दबाव में हैं, और गैस पाइपलाइन पहले तो आपको साइन करने नहीं चाहिए थे, मुआहिदा ही नहीं करना चाहिए था कि जनाब अमेरिका जो है वो हमारे कान मरोड़ देगा। तो अमेरिका के कान मरोड़ने से के खौफ में आपने अभी तक ईरान की गैस पाइपलाइन टू कराची एंड पाकिस्तान उस पर काम ही नहीं किया, और उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके छोड़ दिया है। और फिर जाहिर है कि वो भी इंटरनेशनल यानी सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स में जाएंगे, और फिर आपके ख़िलाफ़ हर जाना भी होगा और डिक्री भी आएगी, आपको सेटलमेंट के लिए बैठना पड़ेगा। आप अमेरिका के इतने ज़्यादा दबाव में हैं कि खुलकर आपने इसराइल की मजम्मत तक नहीं की है। तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलते ना जनाब, रियासतें इस तरह नहीं चलती। पाकिस्तान के अवाम आपकी तरफ देखते हैं कि आप हमारे मुल्क के सरबराह हैं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और एक लूली लंगड़ी सी पार्लियामेंट है, और वो फ़ैसले करेंगे, कैबिनेट मौजूद है, फ़ैसले करेंगे। लेकिन नहीं, इससे ये बात साबित हुई कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अफसरशाही, सिविल ब्यूरोक्रेसी बहुत तकड़ी है, और वो किसी वक्त भी कुछ भी जो चाहे कर सकती है। ये देख लें कबल इसके कि आपको इंटरनेशनल सेंटर से डिक्री इशू हो, और फिर मुल्क की और बदनामी होगी। पैसा तो आपने नहीं देना, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो कमाना जानते हैं, खर्च करना नहीं जानते। क्यों पाकिस्तान में आने वाले सरमाए को रोका जाता है? ये सोचें ज़रा, अपने गिरेबानों में झाँकें, कितने लोगों ने, कितने अफसरों ने अभी तक सिटीज़नशिप बाहर की ली हुई है, और फिर पाकिस्तान में कमाते हैं, खाते हैं, करप्शन भी करते हैं, लूटते हैं, और फिर मुल्क से बाहर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, और बाहर पैसा भेज दिया जाता है। कभी इसको चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट होती है जी, पार्लियामेंट में आप नहीं जा सकते, वो भी फिर डुअल नेशनलिटी और डुअल सिटीजनशिप के चक्कर में कंसीलमेंट ऑफ पेपर्स होती हैं, कहीं पे डिस्क्वालीफाई होता है, और कभी कभी अदालत उनको रिलीफ दे देती है, और रिलैक्स अंदाज में जजमेंट आती है। नतीजा ये निकलता है कि कोई हतमी फ़ैसला पाकिस्तान के मफाद में नहीं होता है। यहाँ तो पार्लियामेंट बैठ के फ़ैसला कर देगी जी, कोई मसला नहीं है, डबल क्या ट्रिपल सिटीजनशिप भी अलाउड करते हैं हम आपको, पाकिस्तान में आप पैसा लेकर आए, जो मर्ज़ी करते रहे। तो ये फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपकी खिदमत में ये केस पेश करना था। और इन्होंने यानी सीमेंट के कॉम्प्लेक्स पर, सीमेंट के इंडस्ट्रियल यूनिट पर, और सीमेंट में कार्टेल है, कार्टेल ने भी मुखालफत की उस अदारे को लाने से पहले ही। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कभी नहीं सोचा, मोनोपोली कमीशन ने भी नहीं सोचा, ख़ुद मोनोपोली कमीशन, अजारादारी कमीशन जिसको कहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बजाय कार्टेल को प्रोड्यूस कर रहा है।
जत्थे यानी अजारादारी के जत्थे टेलीफोन में ऐसा हो चुका है, सेलुलर फ़ोन में आपने देखा होगा, आपने सीमेंट में देखा, आपने शुगर्स में देखा, आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा कि आज तक इंडिजनाइजेशन पाकिस्तान में कभी पूरी नहीं हुई। 1980-82 के अंदर जब ये पाक सुजुकी मोटर कंपनी का इफ्तिताह जनरल ज़िया उल हक़ ने किया था, तो आपको याद होगा कि इंडिजनाइजेशन यानी लोकल इंडस्ट्री यानी एक यूनिट बनाने में मैक्सिमम पाकिस्तान की इक्विपमेंट वगैरह का इस्तेमाल जो है उसको डिलीशन कहते हैं, यानी 100 से रिड्यूस करके 0 पे लाया जाता है। 20%, 30%, 40%, बाकी तो 60% इम्पोर्ट हो जाता है। पहले एसकेडी फॉर्म में आता है, फिर सीकेडी फॉर्म में आता है। कंप्लीट लॉकडाउन पोजीशन में लाने के बाद और कस्टम के लेवल पर जो घपले होते हैं, करप्शन होती है, वो अपनी जगह है, वहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है कि एक क्रेट में, लकड़ी के वुडन क्रेट में कितने पुर्जे, कितनी गाड़ियों के उसमें मौजूद हैं, वो सब मिले होते हैं, आपको पता ही है। तो व्हाट यू नीड इज़ अ ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द बिजनेस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मुल्क बहुत बदनाम हो चुका है, फॉरेनर्स के लिए प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट लानी है, SIFC को कामयाब करना है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी, तमाम डिस्प्यूट्स के जो केसेस हैं जितने भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो सबको सब इनवाइट करें SIFC, और बुलाकर जो है चारों सूबों के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं और कैबिनेट इस पर बैठ के फैसला करे। SIFC की स्पेशल मीटिंग जो है वो बुलाकर मसले को हल किया जा सकता है। इससे क्या होगा, बाहर सिग्नल्स जाएंगे कि पाकिस्तान में एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई है और वो फैसिलिटेट कर रही है, और वन विंडो ऑपरेशन जो है ट्रू मीनिंग्स में, सही मानों में हो, ताकि लोगों को शिकायत का मौका ना मिले। ये ख़बर मुझे इस्लामाबाद से मिली, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है कि चकवाल के डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा सीमेंट कॉम्प्लेक्स, सीमेंट प्लांट रोक दिया गया है, और गुज़श्ता 8-10 साल से इन्वेस्टर जो है ना धक्के खा रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। नतीजा क्या निकलेगा, मैंने उनके स्पॉन्सर से बात की और उन्होंने कहा जनाब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम फिर इंटरनेशनल अदालतों में जाएंगे और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। ज़ाहिर है वो हक़ पर है, वो सही रास्ते पर है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो या हुकूमत हो, इस पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को मज़ीद किसी नुकसान से बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश है आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंटरैक्टिव डिस्कशन कीजिए और तबसरा कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।